देखिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स व कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे आज, इसमें स्टडी करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन्स व कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें ऑक्सीजन की क्या महत्वता होती है उसको बताइए। ठीक है ना, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे लिए पेपर में, तो हमें किस प्रकार से लिखना है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये बेसिकली 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा आपको पेपर में। ठीक है ना, तो देखिए क्या है इसमें, कह रहा है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन यौगिकों के कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन की अधिकता को ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है ना, कह रहा है जो हाइड्रोकार्बन यौगिक हो गए जो, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक हो गए, इनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा ऑक्सीजन की भी अधिकता को देखा जाता है। हालांकि अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर में हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के काफ़ी घटक क्रियात्मक रूपों में उपयोग में देखे थे। ठीक है ना, इससे जो पिछले वाले लेक्चर था उसमें हमने जो थे क्रियात्मक घटक के रूप में देखे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ठीक है ना, कह रहा है जिसमें OH बॉन्ड OH तथा R बॉन्ड O बॉन्ड R, ये क्या है, ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह के रूप में इसमें हमने पढ़ा है। ठीक है ना, जो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं इतना पोर्शन, लेकिन बॉन्ड O ये इतना पोर्शन, ये क्या है, क्रियात्मक पद के रूप में है। ठीक है ना, और यहाँ पे बॉन्ड OH, ठीक है ना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, क्रियात्मक पद के रूप में है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी पूरा घटक क्या है, क्रियात्मक पद के रूप में है। ठीक है ना, तो ये सब हमने क्या पढ़ा, पिछले लेक्चर में पढ़ा है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से जो एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है ना, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनमें भी क्या है, इनकी महत्वता के लिए बताया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है ठीक इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के एल्डिहाइड्स, कीटोन्स तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनके व्युत्पन्न भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहती है। ठीक है ना, मतलब कह रहे हैं कि एल्डिहाइड्स के अगर व्युत्पन्न बनेंगे, जो यौगिक बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे, या फिर कीटोन्स के कंपाउंड जो बनेंगे, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो कंपाउंड बनेंगे, व्युत्पन्न बनेंगे, ठीक है ना, उन सब में भी क्या रहेगी, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है। ठीक है ना, और कैसी रहती है वो देखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक समूह। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ समूह लिए गए हैं, जैसे एल्डिहाइड्स हो गया, कीटोन्स हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न हो गए, जिसमें पहला है एसाइल हैलाइड, सेकंड में है एसिल हैलाइड, थर्ड में है एस्टर और फोर्थ में है एमाइड्स। ठीक है ना, तो ये सारे सारे क्या है, समूह है किसके, हाइड्रोकार्बन के। ठीक है ना, अब इनमें देखिए जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है हमारे पास में, बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO ये। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन की अधिकता को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है ना, ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन। ठीक है ना, सभी जगह देखेंगे आपके लिए ऑक्सीजन और कार्बन की देखने को मिल रही है आपके लिए, ये जो रिएक्टिविटी है वो। ठीक है ना, क्रियात्मक समूह के रूप में। ठीक, तो देखिए अब क्या है इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, तो हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है ना, ये चैप्टर के नाम पर ही हैं। ठीक है ना, और चैप्टर भी इन्हीं के बेसिस पर ही ट्रैवल करेगा, जो आगे की तरफ हम पढ़ेंगे जो। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है ना, तो एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र रहता है, क्रियात्मक सूत्र होता है, या हम बोल सकते हैं क्रियात्मक जो रूप होता है, बॉन्ड CHO, अगर किसी के भी साथ में है इस प्रकार को, ठीक है ना, तो वो एल्डिहाइड की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हम R समूह लगा दें, R हमारा कोई हो सकता है एरोमेटिक हो सकता है, या फिर ये एलिफेटिक हो सकता है। ठीक है ना, ये हमारा R क्या रहता है, एल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन यहाँ पे जुड़ा रहता है। ठीक है ना, जैसे इसका सामान्य सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है ना, तो हम इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, बॉन्ड CHO। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास में एक एल्डिहाइड है, यहाँ से हमारा ये पोर्शन एल्डिहाइड का कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे चलता है हमारा कीटोन। ठीक है ना, कीटोन में क्या होता है कि जो R समूह होता है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन और कार्बन के दोनों साइड जो समान रहता है। मतलब क्या हुआ, जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर साइड ऑक्सीजन, ठीक है ना, और कार्बन से जुड़े हुए 2 समूह R, इसमें यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन हुआ तो हमारा कहाँ चले जाएगा, एल्डिहाइड में। यदि ये हाइड्रोजन नहीं हुआ, कोई भी और रहा एक एल्केन परिवार का एलिमेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा, ये कीटोन कहलाएगा। ठीक है ना, कीटोन कहलाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ और हो जाता है, हेलोजन परिवार से कुछ आ जाता है, तो हमारे पास कहाँ पहुँच जाता है वो, एसाइल हैलाइड में। ठीक है ना, लेकिन हम ये अगले पढ़ेंगे, उससे पहले हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, हम उसके लिए देख लें। ठीक है ना, तो समझ में आया आपके लिए, कीटोन क्या होता है कि कार्बन के साथ में अगर ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्डेड के साथ में, ठीक है ना, और उसके साथ में कोई भी 2 एल्किन परिवार जुड़े हुए हैं या फिर एरिल परिवार जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, कार्बन से डायरेक्ट, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कीटोन श्रेणी का जो कार्बनिक यौगिक होगा वो कहलाएगा। ठीक है ना, फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अब यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है कि हमारे पास में बॉन्ड CHO। ठीक है ना, ये तो हमारा एल्डिहाइड का चल रहा था, यहाँ पे हमने R लगा दिया था, लेकिन जैसे ही अगर हमारे यहाँ पे ये H की जगह पे एक और OH जुड़ जाए इसमें, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल जाता है, एथेनोइक में पहुंच जाता है। मतलब ओइक समूह इसमें जो होता है वो जुड़ने लगता है। ठीक है ना, इसके बारे में अगले पढ़ेंगे।
ठीक, फिलहाल में आप देखिए यहाँ पे मैं इसको समझाऊँ आपके लिए। आप इतना पोर्शन देखिए, केवल इतना, ये इतना पोर्शन, तो आपके लिए कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये कुछ यहाँ का ही इतना पोर्शन, सॉरी ये इतना वाला पोर्शन, ठीक है ना। आप यहाँ से मिलाएंगे, अगर हम यहाँ पे आर रख दें या फिर हम यहाँ देखें तो मान लीजिए केवल इतना समूह मिला है, केवल यहाँ पे एच है लगा हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम इससे मिलाएं तो यहाँ पे हमारा आर है रखा हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी जगह पे ओ एच आ गया है, ठीक है ना। तो ओ एच आ जाने से ये हमारा क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में पहुँच जाता है, ठीक है ना। ये और एक कैटेगरी में ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारे लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कुछ इस प्रकार से बनने की उम्मीद, मतलब जो बनते हैं वो हमें दिखते हैं, ठीक है ना। कि यदि हमारे पास में कोई भी कार्बन है, ठीक है ना, और उसके साथ में दो ऑक्सीजन डायरेक्ट में जुड़े हुए हैं, मतलब एक यहाँ पे ऑक्सीजन और एक यहाँ पे ऑक्सीजन, कोई भी डायरेक्ट में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और उसी के साथ में कोई एक एल्केन परिवार हुआ या एरिन परिवार हुआ, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी है जुड़ा हुआ, तो हमारा क्या जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की कैटेगरी में बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब ये तो था हमारा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे चलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारे पास में, ठीक है ना, उसको कैसे कैसे व्युत्पन्न बनेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से हम चलते हैं इसको लेते हुए, ठीक है ना, यहाँ से उठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉन्ड ओ एच ये जब ज्वाइन हुआ है कार्बन के साथ में डायरेक्ट, ठीक है ना, तो यहाँ से यदि इसकी जगह पे हम कोई हेलोजन परिवार रखें, हेलोजन परिवार एक्स इक्वल टू कितना रखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके इस स्थान पर रखा जाए कोई भी एटम, ठीक है ना, इन चारों में से, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा, उसका नाम हो जाएगा एसाइल हैलाइड, जो इसका व्युत्पन्न होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है ना। यहाँ से आप देखिए इसका समूह क्या रहेगा, क्रियात्मक समूह ये है, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे यदि हमारा आर है या फिर ए आर है तो ये एरोमेटिक या एरिन जो एल्फेटिक होगा वो यहाँ पे समूह बिलोंग करेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये भी एक के प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन यौगिक होगा, ठीक है ना। लेकिन कौन सा होगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में होगा, ठीक है ना, जिसका नाम हो जाएगा एसाइल हैलाइड, ठीक। अब देखिए एसिड एनहाइड्राइड को हम कैसे दिखाएंगे, कि देखिए यहाँ पे यदि इसका ये जो समूह है, ये वाला यहाँ पे इतना पोर्शन, ठीक है ना, और इसका यदि हम इतना पोर्शन देखें केवल ये, ठीक, और देन इसका पोर्शन इतना ही हम देखें, तो यहाँ पे हमें देखेंगे दो हमारे पास जो समूह हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के, किसके, बॉन्ड जो है हमारे पास में आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, ये इतना पोर्शन, ठीक है ना। यदि इतना पोर्शन डाई करके हम ले लें इसको, ठीक है ना, कि डाई करके अगर इसको हम ले लेते हैं दो इस प्रकार के समूह, ठीक है ना, और ये किसी ऑक्सीजन से जुड़े हों, ठीक है, तो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड कहलाएंगे, ठीक है ना। जिसका क्रियात्मक समूह क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें केवल पहचान होनी चाहिए कि वो जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्स है, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है ना, और इसके दो समूह जो होंगे वो इससे डायरेक्ट में जुड़े रहेंगे, तो हमारा कैसा कहलाएगा, वो एसिड एनहाइड्राइड्स कहलाएगा, ठीक है ना। समूह जो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक। अब देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे एस्टर, ठीक है ना। अब एस्टर कैसे बनना है, कह रहा है कि यदि हमारे पास में जो हमने समूह लिया है ये, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक वो है सूत्र, ठीक है ना, कौन सा, सामान्य संरचनात्मक सूत्र, ठीक है ना। यदि इस एक्स की जगह पर, ठीक है ना, यदि इस एक्स की जगह पर बॉन्ड ओ आर, ठीक है ना, कोई ओ आर करके समूह है वो जुड़ा हुआ दिखे हमें डायरेक्ट में, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इस प्रकार से हमें कोई समूह मिलता है तो हमारा क्या जाता है, वो एस्टर की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम यदि आर इसमें डायरेक्ट अटैच कर दें, इसके साथ में यहाँ से हम आर कोई डायरेक्ट अटैच कर दें, इसमें जोड़ दें, ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, वो एस्टर की कैटेगरी में बिलोंग करने लगेगा, जो क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या रहेगा, व्युत्पन्न रहेगा, ठीक है ना। ये हमारे लिए केवल समझना है, आगे चल के हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। इनके बारे में, इन सब के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इसके बारे में पूछ सकता है आपको एग्जाम में, इसके बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है, या इसके या फिर इसके या फिर इसके, मतलब ये जो जितने टॉपिक है हमारे पास में, ठीक है ना, इन सब में से किसी न किसी के बारे में पेपर में पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा करके, ठीक है ना, अच्छी मार्क्स में आता है ये, ठीक है ना। इसलिए बेसिक जानकारी के लिए हमें ये पढ़ना जरूरी रहता है। अब लास्ट में चलता है हमारा एमाइड, ठीक है ना। तो एमाइड क्या है, मतलब जो हमने यहाँ से समूह लिया है, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एक्स, ठीक है ना, इस एक्स की जगह पे देखिए हमने क्या क्या रख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन को रख के हमने डाई में ऐड कर दिया, ठीक है ना, इसको रख के हमने एस्टर बना दिया, ठीक है ना। अब जैसे हम NH2 को रखेंगे, बॉन्ड NH2 को, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एमाइड बन जाएगा, ठीक है ना, जिसका क्रियात्मक समूह है जो वो इस प्रकार से दिखाता है, ठीक है। और संरचनात्मक सामान्य सूत्र वो क्या है हमारा, ये, ठीक। तो यहाँ पे आर हमारा क्या हो सकता है, कोई एरोमेटिक भी हो सकता है या फिर एलिफेटिक भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो किस कैटेगरी में जाएगा, एमाइड की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है ना। और वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या रहेगा, एक व्युत्पन्न रहेगा, ठीक है ना। तो ये थे हमारे पास में क्या, ऑक्सीजन की महत्वता को दिखाने वाले कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। अब फिर आगे कह रहा है यहाँ पे एल्डिहाइड्स, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल वनस्पति जगत तथा जंतु समुदाय में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ, जो जंतु समुदाय है उसमें ये सबकी क्या है, अधिकांश मात्रा को देखी जाती है। इनमें होने वाली जैविक रासायनिक क्रियाएं एवं
एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं, ठीक है ना। जितनी भी जैविक क्रियाएं होंगी उनके अंतर्गत, ठीक है ना, उनमें इन सभी का क्या रहेगा, एक योगदान रहेगा अपना अपना अलग, ठीक है ना। और वो क्रियाओं को प्रोसीड करते हैं आगे के लिए। फिर यहाँ पे एक क्रिया के बारे में बताया जो कि पुष्पों के सुगंध के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना, जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों को सुगंधित बनाने में किया जाता है। जैसे आपने चिप्स देखे होंगे, उनकी स्मेल अलग आती है, ठीक है ना। और आपने ये देखा होगा जैसे यहाँ पे इत्र, वस्त्र, गोंद, पेंट, रेजिन आदि में किया जाता है, ठीक है ना। आपने इत्र देखी होगी जो परफ्यूम बोलते हैं, ठीक है ना, कपड़ों की सुगंध होगी, उन सब में क्या करा जाता है, इनका अलग अलग रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इतना ही था हमारे जो ऑक्सीजन की महत्वता को दिखाने वाले क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में तत्व जो है यौगिक, ठीक है ना, कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती है, ठीक है ना, इन सब में, कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है ना, और उनके द्वारा हमारे क्या दैनिक जीवन में उपयोग रहता है वो, ठीक है ना। तो अगर आपके लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए।